11th क्लास अकाउंटेंसी का नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करें, सब्सिडरी बुक्स या सहायक बहियाँ। जब हमने जनरल चैप्टर पढ़ा था तब हम लोगों ने ये पढ़ा था उसकी सीमाओं में कि जनरल में अगर बहुत सारी एंट्रीज़ को एक साथ कर दिया जाए तो जनरल बहुत बड़ी किताब हो जाएगी। एक व्यक्ति के लिए उसमें काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उस बहुत बड़ी किताब होने के कारण उसको उठा के लाने, ले जाने, बंद करने इत्यादि में काफ़ी परेशानी आएगी। उस टाइम पर हमने ये पढ़ा था कि उसके काम के बोझ को कम करने के लिए हम उसका कार्य विभाजन कर देते हैं। तो हमने क्या किया, जनरल के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। ठीक है, अब उसमें हमने क्या किया, उसके छोटे छोटे टुकड़ों में जैसे पहला पार्ट हम लोगों ने कर दिया जिसका नाम हमने लिखा परचेज बुक। परचेज बुक या परचेज जर्नल हम इसको बोलते हैं। क्रय बही या क्रय जर्नल इसको बोला जाता है। क्रय बही या क्रय जर्नल का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जो परचेज से संबंधित हमारी एंट्रीज़ होती हैं वो सारी एंट्रीज़ जो होती हैं वो परचेज बुक में आ जाती हैं। अब जो सेल वाली एंट्रियाँ होंगी वो सारी सेल बुक में चली जाएंगी, मतलब विक्रय वाली एंट्रियाँ। परचेज रिटर्न मतलब ख़रीदा हुआ सामान जो हमने वापस किया उसको हम बोलते हैं क्रय वापसी। खरीदे हुए सामान को वापस करना हमने बोला परचेज रिटर्न, और बेचे हुए सामान को वापस करने को हम बोलते हैं सेल रिटर्न। BR मतलब बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल बुक्स भी होती हैं, जो एक नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे तब वहाँ पर पढ़ेंगे। और बाकी जो एंट्रियाँ बच जाएंगी उनको हम लिखेंगे अब जर्नल में। ठीक है, तो जर्नल में जब हम एंट्रीज़ को लिखेंगे सारी एंट्रीज़ को, तो जो परचेज़ वाली एंट्रियाँ होंगी वो परचेज़ बुक में चली जाएंगी, सेल वाली एंट्री सेल बुक में चली जाएंगी, परचेज़ रिटर्न की एंट्रीज़ परचेज़ रिटर्न बुक में चली जाएंगी, सेल रिटर्न की एंट्रियाँ सेल रिटर्न में चली जाएंगी, बिल्स रिसीवेबल की एंट्रीज़ बिल्स रिसीवेबल बुक में और बिल्स पेएबल की एंट्रीज़ बिल्स पेएबल बुक में। इसके अलावा जो एंट्रीज़ बचेंगी हमारे पास वो जाएंगी हमारी जर्नल में। ठीक है, तो ये सारी किताबें जो हमने जर्नल की हेल्प के लिए 6 किताबें बना दी, इन किताबों को हम बोलते हैं जर्नल की सहायता करने वाली बुक्स या उसके बोझ को कम करने वाली बुक्स। इसके लिए हमने इसका नाम रखा सहायक बहियाँ या सब्सिडरी बुक्स। ठीक है, तब आते हैं सबसे पहले जर्नल में पहली वाली किताब जिसको हम बोलेंगे क्रय बही या क्रय जर्नल, इंग्लिश में परचेज बुक और परचेज जर्नल। तो परचेज जर्नल के ऊपर आते हैं और उसमें देखते हैं क्या पॉइंट्स हैं। तो ये परचेज बुक जो हमारी बनाई जाती है इसमें हमने समझना है कि कौन सी एंट्रीज आती हैं। देखें, एक किताब हम बनाते हैं अपने अकाउंट्स में जिसको हम बोलते हैं कैश बुक। कैश बुक का मतलब होता है जो भी कैश वाली एंट्रियाँ होती हैं, पैसे वाली एंट्रियाँ होती हैं, वो सारी एंट्रियाँ चली जाती हैं कैश बुक में। ठीक है, जैसे पैसा लिया, पैसा दिया, उधार पर नहीं, जो नकद में सामान खरीदा, नकद में सामान बेचा, जिसमें भी कैश था वो सारी एंट्रियाँ चली गई हमारी कैश बुक में। अब रह गई उधार वाली एंट्रियाँ। तो जो उधार हम लोगों ने सामान खरीदा, ध्यान रखना है, जो उधार हमने सामान खरीदा केवल वही एंट्रियाँ आएंगी परचेज बुक में, क्योंकि नकद जो सामान खरीदा था, कैश पर जो सामान खरीदा वो चला गया कैश बुक में। तो सारी उधार की परचेज, उधार का क्रय यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर है कि जो हमने नकद में सामान खरीदा वो यहाँ नहीं आएगा, और दूसरी जो एसेट्स हमने खरीदी हैं, परचेज़ की बात हम करें तो यहाँ पर परचेज़ का मतलब है, हमने क्या पढ़ा था जनरल एंट्रीज़ के टाइम पर, जो हमारा सामान होता है गुड्स, उसको जब खरीदा जाता है तो उसको परचेज़, और जब गुड्स को बेचा जाता है तो उसको बोला जाता है सेल। तो इसका मतलब ये गुड्स वाला अकाउंट है। अगर हम कोई एसेट परचेज़ करते हैं, जैसे हमने टेबल ख़रीदा है, कुर्सी खरीदी, फर्नीचर हमारा हो गया, लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, मशीन हो गई, तो जितने भी हमारी संपत्तियां हैं वो सारी संपत्तियां हमारी एसेट्स कहलाती हैं। तो संपत्तियों के लिए अलग अकाउंट होता है, ये केवल हमारी गुड्स के लिए है, तो हम परचेज गुड्स वाली एंट्रीज यहाँ पर करते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम इसका एक क्वेश्चन समझते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो देखें दिया गया एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ द क्रेडिट परचेज इन द परचेज बुक। परचेज बुक में ये एंट्री हम लोगों ने करनी है। तो सबसे पहले हमारे को दिया गया, बारी बारी से एंट्रीज को पोस्ट करते चलते हैं साथ साथ में। तो हम लोगों ने एक कॉलम बनाना, परचेज बुक का फॉर्मेट नीचे दिया गया। पहला कॉलम डेट का होता है, दूसरा कॉलम होता है नेम ऑफ द सप्लायर। सप्लायर मतलब जो हमको सामान भेज रहा है, क्योंकि हम परचेज़ कर रहे हैं तो दुकानदार हमको बेच रहा है ना। उसके बाद एक कॉलम होता है आई नंबर। आई नंबर होता है इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर का मतलब होता है बिल का नंबर। जब हम सामान खरीदते हैं तो दुकानदार बिल हमारे को देता है। उसके बाद LF है लेजर फोलियो, मतलब ये जर्नल का हिस्सा है जिसमें से हम लेजर में बाद में लिखेंगे। फिर आएगा डिटेल, जहाँ पर हम प्लस माइनस करेंगे, और आखिर में जो आएगा आंसर वो हमारा टोटल अमाउंट में आएगा। तो देखो पहला दिया गया 5 तारीख की एंट्री, बॉट ऑफ ए कंपनी। ए कंपनी से बॉट शब्द BOUGST, बॉट BUY, बाय इंग्लिश का वर्ड होता है BUY, बाय का मतलब होता है खरीदना। तो हमने बाय का ही ये वर्ड बना है
तो इसका मतलब हमने सामान खरीदा, किससे खरीदा? ए कंपनी से। तो देखो आंसर में हमने क्या किया, लिखा 5 जून को ए कंपनी, उसके नीचे जो सामान खरीदा था वो हमने लिख दिया। क्वेश्चन देखो उसमें दिया गया 50 मीटर ऑफ कोटिंग रुपीज़ 40 पर मीटर, ठीक है। कपड़ा हमने ख़रीदा है और 40 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से 50 मीटर ख़रीदा, तो हमने लिख दिया आंसर में 50 मीटर कोटिंग एट द रेट ऑफ ₹40 पर मीटर। तो इसको करेंगे कि 1 मीटर 40 रुपये का, तो 50 मीटर के कितने हुए? 50 मल्टीप्लाई बाई 40, 2000 रुपीज़ हम इसकी कीमत बाहर आ गई। अगला हमारे को बोलेगा 2 पीस और 48 मीटर शर्टिंग और ₹20 पर मीटर, ठीक है। 20 रुपये के हिसाब से 48 मीटर का और इसके हिसाब से 2, तो हम सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करके हमारा आ जाएगा 1920, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से हम लिखेंगे। फिर हम देखेंगे कि ए कंपनी से ये सामान खरीदा, एक 2000 का था, एक 1920 का था, दोनों को जोड़ा और बाहर आ गया 3920, कि मतलब 5 तारीख को ए कंपनी से जो सामान खरीदा वो टोटल कितने का बना? 3920 का। अब आते हैं 7 तारीख की एंट्री पे। क्वेश्चन देखें, ये कि परचेज फ्रॉम बी कंपनी, बी कंपनी से सामान खरीदा। तब देखो आंसर में हमने लिख दिया 7 जनवरी बी कंपनी क्या क्या खरीदा? 20 पीस ऑफ कोटिंग एट द रेट ऑफ ₹400 पर पीस। आंसर में भी लिखो 20 पीस ऑफ कोटिंग एट द रेट ऑफ ₹400 पर पीस। अब 20 को 400 एक पीस की कीमत है, तो 20 पीस की कितनी होगी? मल्टीप्लाई कर दो, आगे 8000 रुपीज़। अब क्वेश्चन पे आओ, देखो 10 पीस ऑफ शर्टिंग एट द रेट ऑफ ₹250 पर पीस, ठीक है। तो आंसर में भी वही लिखो 10 पीस ऑफ शर्टिंग एट द रेट ऑफ ₹25 250 पर पीस। तो 250 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, आ गया 2500, ठीक है। तो बी कंपनी से एक हमने 8000 रुपीज़ का सामान खरीदा, एक खरीदा 2500 का, दोनों का टोटल किया, बाहर आ गया 10500 का सामान बी कंपनी से खरीदा। अब आते हैं 25 जनवरी की एंट्री, जहाँ पर उसने अगेन बोला हमारे को बॉट ऑफ सी कंपनी, सी कंपनी से फिर हमने सामान खरीदा। तो अब लिखो आंसर में फिर सी कंपनी। अब यहाँ पर इसका जो जो सामान हमको दिया वो लिखते चलो। 40 पीसेस ऑफ शर्टिंग एट द रेट ऑफ ₹40 पर पीस, 40 पीस हमने खरीदे, हर एक का रेट कितना है? 400 पर पीस। तो मल्टीप्लाई करो, ये आ गया 16,000 रुपये, 16,000। अगला है 20 पीस वुलन क्लॉथ, गर्म कपड़े का 20 पीस खरीदे और हर एक पीस की कीमत है 1200 रुपया। तो आगे नीचे देखो आंसर में 20 पीस ऑफ वुलन क्लॉथ एट द रेट ऑफ 1200, मल्टीप्लाई कर दो 20 को 1200 से, 24,000 रुपया आ गया। अगला आ गया 60 पीस ऑफ कोटिंग एट द रेट ऑफ ₹500 पर पीस, ठीक है। तो आगे 60 पीस ऑफ द कोटिंग एट द रेट ऑफ ₹500 पर पीस, मल्टीप्लाई करो 60 को 500 से, आ गया 30,000 रुपीज़, ठीक है। पर देखो 25 तारीख की एंट्री में लास्ट में उसने क्या दिया? लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट ऑन दीज गुड्स। अब उसने हमारे को 10% डिस्काउंट भी दिया। तो सबसे पहले हम इनका टोटल कर लेते हैं। आंसर में देखो 25 तारीख की एंट्री 16,000, 24,000, 30,000, ये 3 चीज़ें हमने खरीदी, इनका टोटल बन गया 70,000। और डिस्काउंट हमको कितना मिला? 10% ट्रेड डिस्काउंट ऑन दीज गुड्स, इन चीज़ों पर 10%। तो टोटल चीज़ें कितनी की होगी? 70,000 की। इसका हमने 10% माइनस कर दें, डिस्काउंट तो माइनस किया जाता है, 7,000 आ गया। तो पहले कॉलम में 70,000 माइनस 7,000 आ गया 63,000, ठीक है। उसके बाद देखो 31 तारीख की एंट्री है, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम डी कंपनी फॉर कैश। उसने बोला ये भी सामान हमने खरीदा डी कंपनी से, पर कैश पर खरीदा हमने। बड़ा कैश की जो एंट्रीज होती हैं वो कैश अकाउंट में जाती हैं, यहाँ पर केवल उधार वाली एंट्री आती है, तो ये नहीं आएगी। और 31 की देखो एक और है यहाँ पर, मशीन परचेज फ्रॉम ई ऑन क्रेडिट। अब मशीन हमने खरीदी तो हमने क्या पढ़ा? यहाँ पर केवल गुड्स आएंगी, मशीन या एसेट्स नहीं आएंगी, तो ये वाली एंट्री भी नहीं आएगी। कुल मिलाकर इतनी आएगी। तो हमने देखा कि ए तारीख से सामान खरीदा, ए व्यक्ति से सामान खरीदा 3920 का, बी से खरीदा 10,500 का, और सी से कितने का खरीदा? आंसर देखो 63,000 का। तो टोटल तीनों का कर दो बाहर वाले कॉलम में। टोटल सामान जो हमने खरीदा वो आ गया 77,420। ऐसे हम बनाते हैं अपना परचेज अकाउंट। अब चलते हैं आगे की थ्योरी पर। अगला हमारा क्रय बही के लाभ क्या है? एडवांटेज ऑफ परचेज बुक। ये परचेज बुक जो हम बनाते हैं इसके कुछ लाभ होते हैं क्या? तो देखते हैं। पहला क्या दिया गया, बोला किसी भी समय उधार खरीदे गए माल का मूल्य ज्ञात हो जाता है। जैसे अभी हमने कहा कि हमने अकाउंट बनाया ऊपर, उसमें देखा उधार इस महीने का कितना हो गया हमारा, या साल का कितना हो गया, 77,420 टोटल कर दो और वो उधार हो गया। फ्रॉम द परचेज बुक वी मे नो अबाउट द गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट। उधार पर टोटल सामान कितना खरीदा, इस परचेज बुक का टोटल करो, मालूम चल जाएगा। दूसरा है किसी व्यक्ति से कितना माल खरीदा ये पता चल जाता है। क्रेडिट परचेज फ्रॉम एनी पर्सन में बी नोन एट एनी टाइम फ्रॉम
परचेज बुक। जैसे ये किताब हमने ऊपर की, ए के सामने उसका टोटल था, बी के सामने उसका और सी के सामने उसका, तो हर एक का अलग अलग है। तुरंत देखो, ये व्यक्ति पूछता है भाई मेरे से कितना सामान लिया था, हम बता देंगे 3920 का लिया, बी का सी का कितना है 63,000 का है। ठीक है। थर्ड पॉइंट है, किसी व्यक्ति को कितना रुपया देना है ये पता चल जाता है। हाउ मच अमाउंट वी हैव टू पे मे बी नोन फ्रॉम द परचेज बुक। कितना पैसा पे करना है ये हमें परचेज बुक से पता चलेगा। कैसे? अब ये तो हमारे को परचेज बुक बता रही है कि 77,420 का सामान टोटल खरीदा। ठीक है। अब यहाँ से मालूम चल जाएगा कि भाई किसका कितना हमने दे दिया, उसको माइनस कर दो। जैसे ए का पैसा हमने दे दिया 3920 को, उसको काट दो। ठीक है। बी का हमने दे दिया तो 10,200 500 वो भी कट गया, अब रह गया सी का, तो यहाँ से मालूम चलेगा। और चौथा पॉइंट हमारे को है, इसे व्यापारिक खाते बनाने में सरलता होती है। विद द हेल्प ऑफ द परचेज बुक वी कैन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। अब यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट का क्या मतलब हुआ? हमने क्या पढ़ा था कि जर्नल हम बनाएंगे, जर्नल के बाद हम लेजर बनाएंगे, लेजर के बाद बनाएंगे ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के बाद क्या बनता है? फाइनल अकाउंट्स। तो ये फाइनल अकाउंट्स हमारा जो होता है, उस फाइनल अकाउंट जो हमारे होते हैं उसके 3 हिस्से होते हैं। एक को हम बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरे को बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरे को बोलते हैं बैलेंस शीट। तो ये जो हमारा परचेज बुक या परचेज अकाउंट का जो ये टोटल आ रहा है 77,420, ये सीधा हमारा जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में। अगर ये हम ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिखेंगे तो हमारा फाइनल अकाउंट नहीं बनेगा। तो फाइनल अकाउंट किससे बनेगा? परचेज अकाउंट के टोटल से। ठीक है। अब अगला टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन परचेज बुक एंड परचेज अकाउंट। क्रय बही और क्रय खाते में क्या अंतर है? तो सबसे पहले मतलब समझ लो, परचेज बुक हमने क्या बोला, अभी जो ये किताब बनाई ना जिसमें कि उधार की परचेज आती है केवल, वो हमारी परचेज बुक हो गई। और दूसरा परचेज अकाउंट या क्रय खाता क्या हो गया? हमने पीछे पढ़ा, हमने जो लेजर अकाउंट पढ़े। ठीक है। लेजर में क्या होता है, अलग अलग अकाउंट बनाए जाते हैं, बहुत सारे अकाउंट उसमें बनते हैं, तो उनमें से एक अकाउंट कौन सा होता है? परचेज अकाउंट। तो ये परचेज अकाउंट किस में बनता है? लेजर में। और परचेज बुक किस में होती है? अपने आप में अलग किताब होती है। देखें अंतर, पहला दिया गया परचेज बुक जर्नल का भाग होती है, परचेज बुक इज़ अ पार्ट ऑफ जर्नल। ठीक है। कैसे जर्नल का भाग होती है? हमने क्या कहा, जर्नल के हमने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, एक परचेज बुक, सेल बुक। ठीक है। तो ये जर्नल का हिस्सा होगी। और परचेज अकाउंट किसका भाग होता है? लेजर का। लेजर में बहुत सारे अकाउंट होते हैं, उनमें से एक होता है हमारा परचेज अकाउंट। दूसरा पॉइंट देखो, परचेज बुक में डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं होती। अभी हमने ऊपर फॉर्मेट पढ़ा ना, इसके कॉलम ही अलग होते हैं, डेट, नेम ऑफ सप्लायर, डिटेल और अमाउंट। ठीक है। डेबिट क्रेडिट साइड नहीं होती। जबकि परचेज अकाउंट लेजर का हिस्सा होता है। लेजर में बहुत सारे अकाउंट हैं, उनमें से एक अकाउंट जो है वो हमारा परचेज अकाउंट होता है। और हमने पढ़ा कि जितने अकाउंट हमारे होते हैं उनमें डेबिट और क्रेडिट साइड्स होती हैं। तो परचेज अकाउंट है डेबिट एंड क्रेडिट साइड। तीसरे पॉइंट पर आते हैं, जो परचेज बुक हमारी होती है इसमें केवल उधार खरीदे गए माल का लेखा होता है। इट रिकॉर्ड्स ओनली द क्रेडिट परचेज। अभी हमने पढ़ा कि जो परचेज अकाउंट होता है इसमें केवल उधार की एंट्रियाँ आती हैं, कैश वाली नहीं आती। कैश वाली जाती हैं कैश बुक में। पर जब हम लेजर में बनाते हैं परचेज अकाउंट, वहाँ पर परचेज की सारी एंट्रियाँ इकट्ठी हो जाती हैं। ठीक है। तो वहाँ पर नकद वाली भी आएंगी, मतलब कैश वाली भी आएंगी, क्रेडिट मतलब उधार वाली भी आएंगी। सो इट रिकॉर्ड्स बोथ द कैश एंड क्रेडिट परचेजेस। फोर्थ पॉइंट हमारा है ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन डिटेल्ड मैनर। इससे व्यवहार को विस्तृत रूप में लिखा जाता है, डिटेल में लिखा जाता है। जैसे अभी ऊपर एग्जांपल हमने पढ़ा, अभी भी दिख रहा है ऊपर, किसी कंपनी से क्या सामान खरीदा, 40 पीस खरीदे, शर्टिंग के हर एक पीस की कीमत थी 400 रुपया, तो टोटल इतना बना। 20 पीस खरीदे वुलन कपड़े के 1200 रुपये के हिसाब से, मतलब पूरी डिटेल हम यहाँ पर देते हैं। सो द ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन डिटेल मैनर। जब हम बात करते हैं परचेज अकाउंट की, तो परचेज अकाउंट लेजर का अकाउंट होता है, वहाँ पर हम नरेशन वगैरह कुछ नहीं लिखते, सीधे केवल एंट्री लिखी जाती है। तो इट रिकॉर्ड्स ओनली द टोटल ऑफ परचेजेस। टोटल लिखा जाता है, बाकी कोई डिटेल नहीं लिखी जाती, कोई नरेशन नहीं लिखी जाती। पांचवा पॉइंट हमारा है परचेज बुक का योग परचेज अकाउंट में किया जाता है। परचेज बुक किसका? परचेज बुक अभी हमने पढ़ा ना जर्नल का हिस्सा है। तो जर्नल के बाद क्या बनाएंगे? लेजर। लेजर में अकाउंट होंगे। तो परचेज बुक मतलब जर्नल का जो जो टोटल होगा वो किस में जाएगा? लेजर में। लेजर में परचेज अकाउंट, सो परचेज बुक का योग परचेज अकाउंट में लिखा जाता है। टोटल ऑफ द परचेज बुक इज रिकॉर्डेड इन द परचेज अकाउंट। जब हम परचेज अकाउंट की बात करते हैं तभी हमने ऊपर पढ़ा परचेज अकाउंट का जो टोटल होता है वो हमारे फाइनल अकाउंट के ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। ठीक है। तो इसका टोटल ट्रांसफ़र किया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में। टोटल ऑफ परचेज अकाउंट इज रिकॉर्डेड इन द ट्रेडिंग अकाउंट। 6 पॉइंट आते हैं, परचेज बुक को ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाते। क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि परचेज बुक से अमाउंट किस में जाएगा?
परचेज बुक हमारी जर्नल से जाएगा लेजर में, लेजर से फिर जाएगा ट्रायल बैलेंस में, ठीक है। और परचेज अकाउंट की बात करें तो परचेज अकाउंट किसका हिस्सा है, लेजर का, लेजर के जस्ट बाद ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। तो दिया गया परचेज अकाउंट का शेष मतलब बैलेंस जो टोटल तलपट मतलब ट्रायल बैलेंस में दिखाया जाता है, क्योंकि जो अकाउंट है इसके बाद हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, ठीक है।